मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो है मृदा से संबंधित अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसी के अंतर्गत जो है भारत की मृदा का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जलोढ़ मृदा या और काली मृदा का अध्ययन किए थे। आज जो है हम लोग जो है लाल और पीली मृदा का अध्ययन करेंगे, यानी कि आज हमारा पार्ट 2 चलेगा और भारत के मृदा का वर्गीकरण आज हम लोग जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे इस दूसरे वाले पार्ट में जो है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अभी शेष 6 मृदाएं रह गई हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए हम जो है लाल एवं पीली मृदा से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अध्याय तो आप लोग को पता है, हमारे अध्याय का नाम मृदा है, यानी कि सॉइल, ठीक। इसमें जो है हमारी तीसरी टाइप की मृदा थी लाल एवं पीली मृदा। एंड येलो सॉइल। आज हम लोग जो है लाल एवं पीली मृदा से संबंधित विषयों पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। तो अगर लाल है तो जाहिर सी बात है कि इसका कलर जो है लाल भी है, ठीक है। और इसमें अगर पीला आया है तो जाहिर सी बात है कि इसका रंग पीला भी होगा, ठीक है। तो इसमें इसका लाल और पीला कलर क्यों होता है? लाल रंग इसका जो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ध्यान रहे, पूछा जाएगा कि बताइए लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? तो आप बताएंगे कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। पीला क्यों हो जाता है? जब इसमें जल मिल जाता है तो ये लाल मृदा जो है पीले रंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए तब इसको पीली मृदा कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इस प्रकार की मृदा का निर्माण जो है आप देखेंगे कि कायांतरित जो रवेदार चट्टानें हैं या कायांतरित चट्टानें हैं, इन चट्टानों के वियोजन से, ठीक है, इनके टूटने फूटने से इस प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की मृदा पाई कहा जाती है। तो आप देखेंगे इस प्रकार की मृदा का विस्तार जो है आप पट्टी के रूप में इसका विस्तार देखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट के तटीय भाग में इसका विस्तार है, ठीक है। तो इस चीज समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें जो है आप देखेंगे, आइए हम लोग इसको पॉइंट के हिसाब से नोट करते चलते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित शैलों के वियोजन एवं विघटन के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है।
इनके वियोजन के फलस्वरूप हुआ है। इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। अब कहेंगे कि इसका रंग लाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ये काफी पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जलयोजित होने पर इसका रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें जो है जल मिला देंगे आप, तो इसका रंग कैसे हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लाल मृदा का रंग जो है लाल किसके कारण होता है, तो ये जो है लाल किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि लोहे एवं सिलिका की क्या है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में जो है लोहा एवं सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को नोट करेंगे। इसमें लोहा एवं सिलिका की अधिकता है, अधिकता। इसमें लोहा और सिलिका की अधिकता है। आप देखेंगे कि हमने बताया था कि एक कॉमन चीज है कि भारत में जितनी भी मृदाएं पाई जाती हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो हालांकि पाई जाती है बट इनकी कमी रहती है। तो इसको जो है जनरली आप समझ के चलिएगा कि प्रायः जो है भारत की सभी प्रकार की मृदाओं में इन तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इस मृदा की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, और ये मृदा पाई कहा जाती है। तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार आप देखेंगे कि दक्कन के आप जो है पूर्वी और दक्षिणी भाग में, दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार है, तो उसके पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। साथ ही साथ जो है ये आप देखेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिम में पाई जाएगी। ठीक है, एक लंबी पट्टी की नुमा संरचना में मिलेगी। ठीक है, इस बात को जानते रहिए। इसकी प्रकृति अम्लीय है, इसकी प्रकृति अम्लीय है, अम्लीय है। ठीक है, यह दक्कन पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहाँ मिलेगी, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे पश्चिमी घाट के
पश्चिम में एक लंबी पट्टी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक लंबी पट्टी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। तो इस प्रकार की मृदा जो है आप देख रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैसे पदार्थों या जैसे तत्वों की कमी है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की मृदा जो होती है वो अनुर्वर मानी जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी इसमें नोट कर लेंगे। ऐसी मृदा अनुर्वर मानी जाती है या अनुर्वर होती है, ऐसा लिख लीजिए। तो इतना आप लोगों ने देखा कि हमने जो है लाल एवं पीली मृदा का जिक्र किया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमारी तीसरी टाइप की थी, ठीक है। हमने देखा था कि वहाँ जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो है कि 8 वर्गों में विभाजित किया गया भारतीय मृदा को, जिसमें हमने जो है पार्ट 1 में 2 प्रकार की मृदाओं का जिक्र कर लिए थे। आज हमने जो है तीसरी मृदा लाल एवं पीली मृदा का जिक्र किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है लेटेराइट, हमारी चौथी टाइप जो है वो लेटेराइट मृदा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लाइन टू लाइन इसलिए दिखाते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाने में देखिए इस बात को भी ध्यान में दीजिए। मेरा इसमें थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप जब भी नोट्स बनाएं, किसी भी विषय का नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने में एक बात का आप अवश्य ही ख्याल रखिए कि जब भी नोट्स बनाएं तो कुछ जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको पॉइंट वाइज आप तो लिखते ही हैं। साथ में जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, कोई विषय पे आधारित लिख रहे हो, तो उसके नीचे 2-3 लाइन प्रायः छोड़ देनी चाहिए। भविष्य में जो है उससे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आता है तो उस नोट्स में जो है वहाँ आपको दर्ज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये चूंकि नोट्स जो है बार बार बनाई जाने वाली चीज़ नहीं होती है। नोट्स को आप एक बार बनाइए और उसी में हमेशा जो है सुधार करते रहिए और उसी नोट्स के सहारे आप लोग जो है रेगुलर उसको रिवाइज करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जो है वो अवश्य ही आप लोगों के लिए एकदम यूजफुल हो जाएगा, लाभकारी होगा, ठीक है। और आपको वो सारी बातें याद रहेंगी, ठीक है। इसको बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बातें याद रहेंगी। इसलिए जो है नोट्स बनाने में प्रायः ध्यान दीजिए। हालांकि आप लोगों को अच्छा थोड़ा सा ना लगे हो सकता है, लेकिन यहाँ 2-3 पॉइंट हमेशा हर हेडिंग में जो है नीचे छोड़ दिया करिए ताकि उससे संबंधित जब आप भविष्य में पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित कोई मैटर आता है तो वहाँ दर्ज कर देंगे। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा आप लोग अपनी आदत में लाइए ताकि नोट्स बढ़िया आप लोगों का बन सके, ठीक है। तो इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लेटेराइट मृदा से देखते हैं, ठीक है। देखिए जो लेटेराइट मृदा है यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। नंबर आपका होगा 4, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, ठीक है।
तो लैटेराइट मृदा भी जो है इसमें आप देखेंगे आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, ठीक है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। इस प्रकार की मृदा में जो है चूना जो होता है, चूना, ठीक है, चूना अधिक बारिश की वजह से नीचे निछालित हो जाता है, ठीक है। ऊपर से मतलब निछालित होकर नीचे जाके ये जम जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ये सब जाके नीचे निछालित, इसमें निछालन का जो है गुण ज़्यादा पाया जाता है। ये निछालित मृदा होती है। निछालन क्या होता है, लीचिंग क्या होता है? लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो इसके आवश्यक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे इसमें पानी के साथ घुल करके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। जो इसमें आवश्यक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और कुछ तत्व ऊपर ही रह जाते हैं। तो यही सी चीज़ को जो है निछालन कहा जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है आपका विस्तार पश्चिमी घाट में मिलेगा, ठीक है। पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका रंग भी देखेंगे तो जैसे आपने देखा था लाल और पीली मृदा से संबंधित, इसका भी रंग जो है लाल ही होता है, ठीक है। वो भी लाल क्यों होता है? वो भी आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका भी रंग लाल होता है। कुछ खास ज़्यादा नहीं समझना है इसमें, ठीक है। तो इतनी ही बातों को यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। इसमें भी आयरन एवं सिलिका की बहुलता है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, आयरन और सिलिका की बहुलता है। वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका निछालित हो जाता है, निछालित हो जाता है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप जो है लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के यौगिक जो है वो शेष रह जाते हैं, ठीक है। ये सब निछालित हो जाते हैं। जब भी बारिश होता है, बारिश जब इस प्रकार की मिट्टी पर पड़ता है तो इसमें निछालन का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। तो चूना एवं सिलिका तो निछालित हो जाते हैं, लेकिन आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के जो यौगिक होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है, शेष बच जाते हैं। यहाँ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जबकि इसी में नोट कर लीजिए, जबकि आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के यौगिक शेष रह जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर आप लोग इसको नोट करेंगे। आप देखेंगे कि जो है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, ठीक है, उच्च तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ये इस प्रकार की मृदा जो होती है अधिक पाई जाती है। हालांकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये निछालन का परिणाम होती है, ठीक है। जैसे वहां पे ज्यादा निछालन, भाई उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की मृदा अगर इन क्षेत्रों में पाई जा रही है तो वहां पे इनका निछालन अधिक से अधिक हुआ है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनका निछालन हो जाता है। समझ में आ रही है? निछालन का मतलब आप समझ रहे हैं
इसकी अंग्रेजी लीचिंग होती है। निछालन का मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो इसके इस मृदा के पानी के साथ में जो है रिस रिस करके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को निछालन कहा जाता है। इसको नोट कर लेंगे, उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें अत्यधिक निछालन लीचिंग लीचिंग का परिणाम यह होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एवं केरल में पाई जाती है, ठीक है। यह काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो इसमें जो है काजू की खेती के लिए जो है यह उपयुक्त मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजू उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है, तो आप कह दीजिएगा लैटेराइट प्रकार की मृदा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इस वर्षा वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निछालन होता है और यहीं पे इसका डेवलपमेंट ज़्यादा मतलब विकास भी हुआ होता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इसका विकास भी हुआ होता है, तो इस चीज़ को आप लोग जानते रहिए। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारी लैटेराइट प्रकार की मृदा हो रही है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद जो है हमारी पांचवी प्रकार की मृदा जो है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की मृदा हम लेंगे। तो शुष्क मरुस्थलीय मृदा आप देखेंगे कि राजस्थान वाले क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये जो है शुष्क जलवायु, ठीक है, उच्च तापमान की और कम बारिश की वजह से ऐसी मृदाओं का विकास होता है, ठीक है। तो इसे जो है हम मरुस्थलीय या शुष्क मृदा के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो जो मृदा होती है इसमें आप देखेंगे कि इसका कुछ रेतीला भाग होता है, क्योंकि रेत इसमें जो है बालू के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रेत एवं बजरी से युक्त होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम हेडिंग डालेंगे, हमारा अगला है पांचवा हेडिंग हमारी रहेगी शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे ये संरचना में बलुई
ये संरचना में बलुई एवं प्रकृति में लवणीय होती है। इस प्रकार की मृदा अगर देखेंगे तो ये संरचना में कैसी होती है, बलुई, हमने बताया ना रेत की तरह, रेत बालू की तरह होती है, बजरी युक्त होती है, ठीक है। इनके कण जो है काफी छोटे छोटे होते हैं। तो ये संरचना में बलुई है, लेकिन अगर इसकी प्रकृति देखेंगे तो ये जो है लवणीय है, मतलब लवण इसमें पाया जाता है, नमक युक्त होता है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ मिलेगा, इसको देखेंगे कि तो आप देखेंगे कि ये जो शुष्क क्षेत्र होगा, उच्च तापमान जहां होगा, जहां शुष्क क्षेत्र होगा, यानी कि वर्षा की कमी होगी, ठीक है, उस क्षेत्रों में जो है अत्यधिक वाष्पीकरण की क्रिया होने से, ठीक है, उस क्षेत्र में ह्यूमस की कमी भी होगी, वहीं पर इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ होगा, ठीक है, विकास होता है। तो आप देखेंगे कि इसको नोट कर लीजिए, हालांकि नोट करना है, यहाँ पे इस प्रकार की मृदा का विकास उच्च तापमान, शुष्क जलवायु एवं शुष्क जलवायु एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। और अगर देखेंगे कि भारत में इस प्रकार का क्षेत्र कहाँ है, तो आप कह देंगे कि इस प्रकार का क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। तो यहीं पे नोट कर लेते हैं, ऐसा क्षेत्र भारत में मुख्यतया पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो है इसमें देखेंगे है? इसमें जो है देखिए वाष्पीकरण की वजह से जो है नमी और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण इसमें नमी, वाष्पीकरण के कारण इसमें नमी व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है तो उसमें जो भी जल था वो वायुमंडल में चला जाएगा वाष्पीकृत होकर के, तो नमी में काफी कमी आ जाएगी और ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस मतलब जैव पदार्थ, इसमें भी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्षेत्र को देख ही लिया कहाँ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके निचली परतों में जो है कैल्शियम, जैसे ऊपर तो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम रिस रिस करके जो है नीचे जाके चूने के रूप में निचली सतह में जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी चाहे नोट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके कैल्शियम पानी के साथ निचली सतह पर
चूना कंकड़ परत के रूप में जमा हो जाती है। तो चूना एक परत हो जाता है, ऊपर से जब इसके बारिश, कभी थोड़ा बारिश मिला तो ऊपर वाली लेयर पे पानी पड़ेगा, इसके साथ इसमें कैल्शियम के जो भी तत्व हैं वो पानी के साथ घुल करके नीचे जाके जमा हो जाएगी। ठीक है, नीचे जमा होने के साथ एक परत बन जाएगी और परत वो जो है चूने कंकड़ है, चूने के कंकड़ के समान कठोर परत के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा के बारे में समझ गए हैं। अब जो है हमारा अगला हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं, हमारा जो है वन एवं पर्वतीय मृदा है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। आपका हमारा क्रम जो है छठा है, वन एवं पर्वतीय मृदा। वन एवं पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की मृदा का विकास जो है वन वाले क्षेत्रों में हुआ होगा, जहाँ पे ऊंचाई लगभग 3000 मीटर से 3100 मीटर तक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है। ये ढलान युक्त होते हैं। ढलान पे जो है ढलान वाली फसलें, जैसे आप देखेंगे कि बगान फूल, ठीक है, बगान वाली फसलें या फूल की जो है खेती की जाती है, यहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, इनकी प्रकृति देखेंगे तो इस प्रकार की मृदा की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये सब इसमें है, बहुत खास ये सब नहीं है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, हालांकि इसमें 2-3 पॉइंट हम जो है नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, या 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, अगर आप देखेंगे इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसमें जीवांश की मात्रा अधिक होती है। जीवांश की मात्रा अधिक होती है। जीवांश की मात्रा इसमें यानी ह्यूमस की मात्रा आप देखेंगे इस प्रकार की मृदा में अधिक होती है, क्योंकि जो यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके पत्ते जो होते हैं वो पत्ते नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरने से जो है उनके सड़ने से जो है उनके अपघटित होने से जीवांश यानी कि ह्यूमस का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे जीवांश की मात्रा अधिक है। इसके बाद जो है इसकी जो पर्वतीय ढाल होते हैं, पर्वतीय ढाल पर बगान फसलें हुआ फूलों की कृषि की जाती है।
ठीक है। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर खेती की जाती है। तो आपने देखा कि जो है वन एवं पर्वतीय मृदा से संबंधित हमारे कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, फैक्ट्स हमने इनके बारे में बताया। हमारी अगली प्रकार की मृदा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नोट कराते हैं। सातवां नंबर हमारा है लवणीय मृदा। 7 नंबर आप लोग लिखेंगे लवणीय मृदा, यानी कि सॉइल, सेलेनाइट सॉइल, ठीक है, इस प्रकार की मृदा, ठीक है। तो इसको जो है लवणीय माने लवण युक्त होता है, इसमें नमक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। आप देखेंगे कि इस प्रकार की मृदा जो है ऊसर, ठीक है, इस प्रकार की मृदा को हम ऊसर कहते हैं। और ऊसर जो है, ऊसर एज ए बंजर होता है, इस या जो है वो कम उर्वर होता है या अनुर्वर कह सकते हैं, कम नहीं, सॉरी, इसके लिए आप जो है अनुर्वर कहेंगे, मतलब ये उर्वर नहीं होता है, ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। तो इसे ऊसर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ऊसर भी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिए, इसे ऊसर माने बंजर, ठीक है, भी कहा जाता है। यह अनुर्वर मृदा है, मृदा है। इसमें आप देखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सब की क्या होती है, अधिकता होती है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सभी तत्वों की जो है अधिकता होती है, ठीक है। इसमें सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के अनुपात अधिक होते हैं। इस प्रकार की मृदा में जो है इसकी अधिकता होती है, ठीक है। इसमें जो है चूने और आप देखें कि इसमें चूने और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा में इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की मृदा पाई कहाँ जाती है, तो आप देखेंगे कि जो है खराब जलवायु, ठीक है, खराब आप जलवायु वाले क्षेत्रों में, ठीक है, इस प्रकार की मृदा आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो है शुष्क जलवायु एवं खराब अपवाह वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। शुष्क जलवायु एवं खराब अपवाह वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की मृदा का विकास जो है ऐसे क्षेत्रों में हुआ है।
तो अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि जलाक्रांत वाले क्षेत्रों में जो है आप इसको थोड़ा ब्रेक देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की मृदा जो है शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क और जलाक्रांत वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, इसको भी यहीं पे नोट करें। इस प्रकार की मृदा शुष्क, अर्ध शुष्क एवं जलाक्रांत वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो जलाक्रांत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जैसे आप देखेंगे कि इस प्रकार की मृदा अगर कहीं पे ज़्यादा जल का भराव हो गया है तो ज़्यादा जल के भरने की वजह से क्या होगा, तो उसमें से जो नमक होगा, ठीक है, केशिका की क्रिया होती है, और केशिका की क्रिया के द्वारा नमक ऊपर आ जाता है और वो मिट्टी पूरी तरीके से या वो मृदा पूरी तरीके से अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि अगर वाष्पीकरण पूरी तरीके से हो गया है तो नमक की पूरी एक परत ही बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की मृदा जो है अनुपजाऊ होती है। ऐसी मृदा आप देखेंगे कि भारत में जो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात, राजस्थान में भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि जलाक्रांत में केशिका क्रिया द्वारा नमक ऊपर एक परत के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नमक का एक पूरा लेयर ही जलाक्रांत, इस केशिका क्रिया क्या होती है, बार बार जो है अगर किसी स्थान पे पानी भरा हुआ है और या बहुत ज़्यादा जल भरा हुआ है तो केशिका की क्रिया में उसके जो केस होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ से रिस रिस करके ऊपर की तरफ जो है, रिस रिस करके ऊपर की तरफ जो है एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये जमीन है पूरी तरीके से पूरा यहाँ पे पानी बराबर भरा हुआ है तो यहाँ से जो है कैल्शियम चूना, ठीक है, या ये सब जो है तत्व, कैल्शियम चूना, मैग्नीशियम, ये सब निकल करके यहाँ पर एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी एक परत जम गई है तो ये मृदा जो है लवणीय मृदा होती है और लवणीय मृदा जो है अनुर्वर होती है। तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार आप देखेंगे, इसका विस्तार गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार आप देखेंगे इन क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारा एक लास्ट और बचता है जिसे हम लोग कहते हैं पीत मृदा। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आठवां नंबर पीट मृदा।
पीटी सॉइल। पीट मृदा कहाँ पाई जाएगी? पीट प्रकार की मृदा जो है ये नदियों के डेल्टाई वाले क्षेत्रों में, ठीक है, जो डेल्टा वाले क्षेत्र होती है वहाँ की मिट्टी को जो है पीट मृदा कहा जाता है। ठीक, तो कुछ ज़्यादा नहीं इसमें लिखना है, बस उसी की तरीके से है। तो यहाँ पर नोट करेंगे नदी के डेल्टाई वाले क्षेत्रों की मृदा को पीट मृदा कहा जाता है। पीट मृदा कहा जाता है। इस प्रकार की मृदा जो होती है वो लवण व जैव पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें लवण व जैव पदार्थ, वही ह्यूमस, ठीक है, जैव पदार्थ की अधिकता होती है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में जो है इसकी अधिकता होती है। आप देखेंगे कि इसमें फास्फोरस, पोटास की कमी होती है, इस प्रकार की मृदा में इसकी कमी पाई जाएगी। ऐसी मृदा में आप देखेंगे जो है चावल, ठीक है, चावल, गन्ना, ठीक है, इन सब की खेती जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है यह है चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस ऐसी मृदा कहाँ है? ऐसी मृदा गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। गंगा के डेल्टा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का बहुत ज़्यादा विस्तार है। हालांकि और भी जगह जैसे आप गोदावरी, कृष्णा, इन सबके डेल्टाओं में भी इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। ठीक है, तो मित्रों आज हम लोगों ने जो है भारतीय मृदा का वर्गीकरण पूरा कर लिया है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट था। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होगी। हम आगे मिलते हैं एक नए और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।